Hi everyone, this is Bhumika Thakkar and this is my channel Learn Business X. मेरा पहला वीडियो मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो था एंड दिस इज़ माय सेकंड वीडियो. इस वीडियो में आई विल डील विथ कि अगर एक इंसान एक नॉर्मल सा बिजनेस चलाना चाहता है या कोई भी बिजनेस सेटअप करना चाहता है, जो भी उसके पास आइडियाज़ है, जो जिस भी तरीके का बिजनेस है, आपको ये बेसिक थिंग्स तो रिक्वायर्ड होंगी. ठीक है, तो वो सब चीज़ों के लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है फॉर अ न्यू बिजनेस स्टार्टअप या कोई बिजनेस सेटअप करना है आपको. फर्स्ट थिंग यू विल रिक्वायर्ड इज योर पैन नंबर. ठीक है, आधार नंबर तो अपना इंडिया के बेस में मैं बात करूँ तो आधार नंबर जो अपना होता है वो अपने बच्चे से भी बन जाता है. ठीक है, 2-3 साल के बाद अपना ऑटोमेटिकली बनाना पड़ता है, तो वो उस टाइम से ही बन जाता है. बट पैन नंबर इज़ द थिंग जो एक आदमी तभी सोचेगा कि हाँ ठीक है अब 18 साल के हो गए तब जाके बनाते हैं. तो ये चीज़ है. इसके बाद आपका ट्रेड लाइसेंस बनाना इसलिए ज़रूरी है. इनिशियली इज़ नॉट, मतलब ठीक है चलेगा, बट क्या होता है कि ट्रेड लाइसेंस वगैरह बनने से आपका जो नाम है वो कोई कॉपी नहीं कर सकता है. तो हो सकता है कि आपका आइडिया, आपका बिजनेस इस तरीके का है कि वो एक मतलब पब्लिसिटी के अंदर आ जाए और बहुत अच्छा चलने लगे, और उस टाइम पे आपको लगेगा कि नहीं, अब सडनली से आपको याद आएगा कि अब आप ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे. हो सकता है उस बीच में आपका कोई नाम कोई और कॉपी कर ले. आप उसके ऊपर क्लेम भी नहीं कर सकते हो अनटिल अनलेस आपके पास वो राइट है. तो वो राइट के लिए ट्रेड लाइसेंस इज मस्ट. ठीक है, इसके बाद है अपना, देखो जीएसटी जो है वो अपना जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ रहा है उस बेसिस में जीएसटी अप्लाई होता है. बहुत लोग सोचते हैं कि जीएसटी तभी अप्लाई करना पड़ता है क्या, जब इनिशियली बिजनेस कर रहे हैं अब जीएसटी का कंप्लायंस करना पड़ेगा. ऐसा नहीं होता है. इनिशियली अगर आप गुड्स में डील कर रहे हो तो 40 लाख के अगर ऊपर पे आपका टर्नओवर आने लग रहा है तब आप जीएसटी के लिए अप्लाई कीजिए, या उसके आसपास भी आप आ रहे हो आप जीएसटी के लिए वॉलंटरी अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, और अगर आप सर्विस दे रहे हो, ठीक है, जैसे रेस्टोरेंट सर्विस होता है, या फिर आपका कोई अकाउंटेंट आपके यहाँ काम कर रहा है तो वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको, तो वहाँ पे अगर उनका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है तो उनको जीएसटी अप्लाई करना है. ठीक है, ये कंपलसरी वाला बात हुआ. वॉलेंट्री आप 1 रुपये का टर्नओवर है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो. फिर आता है बैंक अकाउंट, और एक सेपरेट बैंक अकाउंट रखो. अपना सेविंग्स के अंदर ही सब कुछ आ रहा है, आपका बिजनेस का भी चीज़ वहीं पे है, अपना खुद का भी चीज़ वहीं पे है. दिस विल नॉट बेनिफिट यू. बेनिफिट कब होगा, जो आपका सेपरेट बैंक अकाउंट है, बिजनेस का खाता एक अलग चल रहा है, आपका पर्सनल खाता एक अलग चल रहा है. आपको इससे नॉलेज मिलेगा कि आपके बिजनेस में क्या क्या खर्चे लग रहे हैं, क्या कितना सेल्स आ रहा है ना. और वहीं पे आपका पर्सनल जो चल रहा है वो तो चल रहा है, बट ये अलग अलग होने से एक बेनिफिट है. इसके अलावा आपको टैक्स में भी कुछ बेनिफिट हो जाता है. जैसे कि अगर आपका जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, ठीक है, ये सब वर्ड्स को भी मैं एक और वीडियो में लेके आऊँगी जिसको मैं आपको और अच्छे से डील करूँगी इस चीज़ को भी. ठीक है, एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप फिर एक होता है एचयूएफ, फिर होता है आपका पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, वैसे इसी तरीके से एलएलपीज होती है, कंपनीज होती है. तो सोल प्रोप्राइटरशिप को छोड़ के बाकी जितना भी मैंने नाम लिया उसमें ना आपको एक स्लैब का एक बेनिफिट हो जाता है कि 2 रिटर्न्स फाइल करने होते हैं आपको. ठीक है, एचयूएफ का अलग रिटर्न फाइल होता है, इंडिविजुअल्स का अलग रिटर्न फाइल होता है. ठीक है, मतलब मेरा अलग फाइल होगा और मेरा बिजनेस का अलग रिटर्न फाइल होगा. तो इससे क्या है, अपने को एक फ़ायदा मिल गया कि जो 2,50,000 का एक लिमिट होता है ना, जहाँ तक जो अपना इनकम है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है. ठीक है, वो हर केस में होता है कि एक स्लैब दिया हुआ है, तो स्लैब में 2,50,000 तक का चीज़ एग्जेम्प्ट होता है इनकम. तो वो वाला स्लैब्स अपने दोनों में बांट सकते हैं. ठीक है, एंड ओवरऑल पे 5 लाख तक का अगर ओल्ड टैक्स के रिजीम में जाए तो 5 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है. फिर न्यू रिजीम के हिसाब से 7 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है. तो वो अपने को फ़ायदा मिल जाता है कि हम 2 जगह पे ये चीज़ को बांट सकते हैं. अपना पर्सनल तो है ही जो अपने को फाइल करना है,
इसके साथ सामने वाला भी फाइल करेंगे जो अपने बिजनेस का, तो इनकम्स बढ़ जाएगा बेसिकली। ठीक है, इसलिए सेपरेट बैंक अकाउंट रखना पहले से ही आप ट्राई करो कि सेपरेट बैंक अकाउंट ही रखो। ठीक है, इसके बाद है या तो आपका खुद का वो ज़मीन होगा जहाँ पे आप बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है, या अगर कोई ठेला है या स्ट्रीट शॉप्स है जो भी है वो अगर खुद का है तो वो, या तो अगर रेंटेड है तो रेंटेड, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स रखना ज़रूरी है वहाँ पे। ठीक है, रेंटेड है तो वो रेंट डॉक्यूमेंट होगा आपके पास, या फिर अगर अपना है तो अपने पास अपना सेल डीड होगा, वो आप रखो। बिकॉज जब भी आप जीएसटी के लिए अप्लाई करो या अदर कंप्लाइंसेस जो भी करोगे, तो आपको क्या करेगा, जैसे जैसे आप ग्रोथ करोगे आपको कंप्लाइंसेस जितने भी होंगे उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स अपने लगेंगे ही। ठीक है, तो पहले से ही आप इस चीज़ को ध्यान में रखो कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो एकदम पक्का आपके पास होना चाहिए 100%। और ओरिजिनल किसी को देने का ज़रूरत नहीं होता है, कोई अगर मांगता भी है ओरिजिनल तो आप उसको स्कैन करके दो, अपना ओरिजिनल पेपर कभी भी घर से देने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स अपना रखो। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल वो किसके नाम पे, अगर आपके ही नाम पे आ रहा है देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। किसी और के नाम पे है तो आपको जब कंप्लायंस करने का दरकार आएगा वहाँ पे आपको एनओसी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम होता है जनरली, फिर आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है तब भी ये सब चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर सकती है। तो आपको ये डॉक्यूमेंट सारे अप टू डेट रखने हैं। ठीक है, इसके बाद अदर चीज़ों के लिए और भी लाइसेंस रिक्वायर्ड है, जैसे कि डॉक्टर का एक अलग लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अगर क्रॉस बॉर्डर्स भी अपने गुड्स या सर्विसेज के साथ डील कर रहे हैं तो वहाँ पे, या आपको रेस्टोरेंट खोलना है, ठीक है, तो रेस्टोरेंट तो इनिशियली खुल जाता है लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ हो रहा है आपको फसई का वहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फसई का लाइसेंस होता है रेस्टोरेंट खोलने के लिए, डॉक्टर्स का अपना होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए अलग होता है। ठीक है, कुछ गुड्स के साथ अगर आप डील करते हो तो उसमें भी आपको एक पर्टिकुलर लाइसेंस लेना पड़ता है। तो अदर जितने भी कंप्लाइंसेस जो लाइसेंस है आपको पर्टिकुलरली वो आपको लेके यहाँ पे रखना है। एंड ये जितने भी चीज़ें हुई ना यहाँ पे, ये जो आपका पैन नंबर का अप्लाई हुआ ये अप्रॉक्स 200 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, मैं चार्जेस वार्जेस और पैन कार्ड को फिजिकली जो आपने अप्लाई करते हैं उन सबको लेते हुए बता रही हूँ। ये 200, ठीक है, ये 1500 के आसपास है। इसके बाद ये तो अपना डॉक्यूमेंट हो गया, इसमें तो कुछ नहीं होता। हाँ, जीएसटी में आपको जो आपको चार्जेस आपके जिससे आप करवाओगे वो हो सकता है, वो वेरी कर सकता है 2000 से लेके 5000 के बीच में। ठीक है, वो डिपेंड करता है क्योंकि हर इंसान जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वो पर्सन उतना चार्ज करने का राइट रखता है। ठीक है, उस हिसाब से देन ये तो अपना बात हो गया। एंड अदर लाइसेंस जितने भी ये सब मिला जुला के अगर मैं अप्रॉक्स बात करूँ तो ये 5000 के अंदर से लेके आपके 7000 के अंदर बन जाने चाहिए, इंक्लूडिंग ऑल द चार्जेस जो आपके इधर 200 रुपये कुछ एक्स्ट्रा लगेंगे, 1500 कुछ एक्स्ट्रा लगेंगे। अप्रॉक्स आप समझ लो कि 7 to 8000 का मतलब खर्चा लगता है इनिशियली, जो आपको एक बिजनेस का सेटअप करना है और ये एकदम पक्का काम करना है तब। ठीक है, कि आपको कभी भी किसी तरीके का नोटिस नहीं आ सकता है, आपको कभी भी कोई उंगली नहीं उठा सकता है, या आपके ऊपर ये नहीं हो सकता है कि यस मैंने ये कंप्लायंस नहीं किया, अचानक से कुछ आ जाता है कभी कि पेमेंट करो, पेनल्टी का पेमेंट करो, तुमने तो इतने का। आई हैव सीन एक नोटिस मैंने देखा था इनिशियली, एक रिसेंटली मैंने एक नोटिस देखा था कि एक गुपचुप वेंडर जो होता है, ठीक है, उसको नोटिस दिया गया, ये 17 दिसंबर का ही बात है, उसमें डेटेड था, उसको 24 लाख या 20 लाख अप्रॉक्स का जीएसटी का नोटिस गया हुआ है। बिकॉज बैंक में बहुत से ट्रांजेक्शन्स उसने किए हुए हैं एंड उसने कोई कंप्लायंस नहीं की है, तो जीएसटी से वहाँ पे या इनकम टैक्स से एक नोटिस गया उसको 20 लाख के आसपास का। सो कंप्लायंस इज मस्ट, बड़े आप छोटे लेवल पे हो बड़े लेवल पे हो, क्योंकि ये सब जो चीज़ें वो कहीं से भी टपक सकती है। ऐसा नहीं है कि ये जो इनकम टैक्स है या जो जीएसटी है, जीएसटी डिपार्टमेंट्स है, ये सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों का ही रेड मारते हैं या उसका ही चीज़ें को गौर करते हैं।
आज के डेट पे एवरीथिंग इज़ लिंक विद द पैन नंबर एंड योर आधार नंबर, ठीक है। तो अगर आपका पैन नंबर है, आधार नंबर है, ऑफकोर्स आपका हर चीज़ वहाँ पे लिंक हो जाता है, ठीक है। आई कैन टेल यू वन थिंग, मेरे को एक इंसान ने एकदम, मतलब मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। एक आदमी आया मेरे पास, उसने मेरे को बोला कि मेरा तो कोई इनकम नहीं होता है, मैं नील रिटर्न मारता हूँ, ऐसा है वैसा है। और वो बहुत, मतलब रिनाउंड सीए से वो अपना काम करवा रहा है, ठीक है। और वो एक्सपीरियंस ही है। आज के डेट में एक होता है 26AS और एक होता है TIN करके, टिन नंबर होता है, ठीक है। या उसको ऐसे भी बोल सकते AIS नंबर, ठीक है। ये जो भी एक टेक्निकल वर्ड्स हो गया, लेकिन इन सब के हेल्प से वी कैन सी कि एक इंसान ने क्या क्या इनकम्स कमाए हैं, ठीक है। वहाँ पे ऑटोमेटिकली शो करने लगता है कि अगर आपका कोई बैंक का इंटरेस्ट आया है तो वो कितना अमाउंट का है। अगर आपने म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी शेयर्स वगैरह पे डीलिंग की है तो कितने का सेल किया है, ठीक है, कितने का परचेज किया है। और जहाँ जहाँ आपका पैन नंबर है, लिंक है, आधार नंबर लिंक है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा। एंड मेरे को दोस्त ने वही बोला, मैंने भी 26 वहाँ पे उनके सामने ही निकाल के दिखाया। मैं बोला इसमें तो नील आ रहा है, कुछ आ नहीं रहा। देन आई चेक द अदर थिंग, जो आपका टिन नंबर और जो मैंने AIS बोला, आई गेट टू नो कि ये बंदा बोल रहा है नेल रिटर्न फाइल करना है और इसका तो 24 लाख का ट्रांजेक्शन दिख रहा है, इक्विटी शेयर्स में डीलिंग कर रहा हुआ। तो मैंने उनको बोला आपने ये तो मेरे को नहीं बताया। तो उसने बोला अरे ये तेरे को कैसे पता चला। एंड आई आस्क्ड देम कि नहीं, अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो पहले से तो आपको तो पता ही होगा कि ये सब दिखता है करके। तो बोला नहीं, अभी तक तो मैंने दिखाया ही नहीं करके। फिर मैंने पिछला रिटर्न खोल के भी देखा, ऐसा नहीं हो सकता, कोई सीए करे तो कुछ दिखा तो रहा होगा। आई हैव सीन कि नहीं, ये तो डाला ही नहीं किया है। सो आज ना कल हो सकता है उनको नोटिस आ सकता है, या अगर जैसा भी चले, भगवान ना करे आए, लेकिन आने का चांसेस बन सकता है। एक्चुअली इतना अमाउंट तो अपने को दिखाना ही पड़ेगा ना, जितना इनकम टैक्स के हिसाब से पहले ही कैप्चर कर लिया गया इनकम्स। मेरी बात समझ रहे हो? तो कंप्लायंसेस करना बहुत अच्छा चीज़ है। आपको अभी लग रहा है कि अरे यार इतने खर्चे लग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट ये सब चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। और अब ये सब चीज़ का नॉलेज थोड़ा थोड़ा रखो, क्योंकि हो सकता है जिस हिसाब से मैंने आपको बताया, देखिए वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के से फाइल करवाता था, एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट। इनिशियली भी ऐसा नहीं है कि एकदम नया नया इंसान कोई काम कर रहा है, उसके अंडर प्रॉपर आर्टिकल्स है, सब लोग काम वाम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये ऐसा केस दिख रहा है। तो आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप जिससे फाइल करवा रहे हो आप उसको बोलो कि आपने क्या मेरा 26AS को चेक किया, क्या आपने मेरा टिन नंबर, टिन वहाँ पे दिखता है वो चेक किया, ये, या फिर एक वर्ड होता है AIS, वो चेक किया, ठीक है। वहाँ पे जो दिख रहा है एटलीस्ट उसको तो आप फाइल अमाउंट दिखाओ ही जब आप इनकम टैक्स फाइल करवा रहे हो। ये चीज़ें मस्ट है। इसके बाद है अपना, अगर ये इंडिविजुअल्स या फिर आपका HF वगैरह का अगर डीलिंग है तभी है। फिर अगर आपका पार्टनरशिप फर्म होता है तो आपको फर्म के केस में एक डीड बनाना पड़ता है, ठीक है, डीड बनता है। LLP है उसमें भी डीड बनता है, ठीक है। तो LLP या फिर कंपनी वाले केस में ये वाला चीज़ है, उसमें ROC में रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। वहाँ पे ये सारे 6 नंबर तक कंप्लायंस करने के बाद ये और चीज़ें हैं। ROC में आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, फिर उसमें डिसाइड होता है सबसे पहले तो आपका नाम अप्लाई होगा, फिर उसका अप्रूवल आएगा, ठीक है। क्योंकि नेम का क्या है कि थोड़ा सा झमेला हो जाता है कि किसी और ने अगर वो नेम रखा हुआ है तो वो आपका अप्रूव नहीं होगा। तो वो नेम अप्लाई होगा, तब जाके कुछ दिनों में अगर नेम अप्रूव हुआ तब जाके अपने को फॉर्म्स जमा करने हैं, उसका भी एक टाइम लिमिट है। फिर उसमें फर्स्ट सब्सक्राइबर कौन बनेगा, ऑथोराइज कैपिटल कितना रखना है, इशूड कैपिटल कितना रखना है, इसमें अच्छा खासा पैसा लग जाता है।
इसमें तो प्रॉपर डिपार्टमेंट को ही पैसा जा रहा है। और उसी जो है अपना MCA साइट होती है, ठीक है, इसकी वहाँ पे अपना प्रॉपर 1 लाख या 1 लाख से प्लस अपने को पैसे लग जाते हैं इनिशियली ही, सिर्फ ये पूरा काम करने में ही। तो जो चार्जेस ऑफकोर्स वो लेगा वो भी अच्छा खासा लेगा इसमें, क्योंकि फॉर्म्स में हर चीज़ें देख के डालनी पड़ती है, और नहीं अच्छे से गई तो फिर वो रिटर्न बैक होके कैंसिल हो जाती है, आपका पैसा भी वहाँ पर चला गया, फोरफिट हो गया। तो वो सब चीज़ है। तो इस चीज़ में तो पैसा लगता ही है, लेकिन इनिशियली अगर आपको छोटे चीज़ पे स्टार्ट करना है तो ये आपका 8,000 के आसपास में काम हो जाना चाहिए। सो अब क्या होगा, मैं एक एक करके ये सारे चीज़ों पे भी वीडियो बनाऊंगी, किस तरीके का क्या कंप्लाइंसेस है, पैन नंबर कैसे अप्लाई करते हैं ट्रेड लाइसेंस के लिए, GST के लिए, फिर बैंक अकाउंट आपको पता है वो आपको जिस बैंक में आपको अकाउंट खुलाना वो तो बता देंगे। डॉक्यूमेंट्स वो आपका अपना है, ठीक है। तो जैसे जब मैं अप्लाई करने का बताऊंगी वहाँ पे अटैचमेंट के नाम पे बता दूंगी कि ये सब आपको रखना पड़ता है। उसके बाद जो अदर लाइसेंस वगैरह लगता है, एंड देन कंपनी फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे नेम अप्लाई होता है, कैसे कौन सा फॉर्म्स फाइल होता है, वो सब चीज़ों के साथ मैं डील करूँगी 1 बाय 1। ओके, तो मेरे अपकमिंग वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। थैंक यू।